जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। रेलवे के लिए स्पेशल बैच है जिसमें हम गति यानी कि मोशन चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट रहने वाला है जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन उस सीरीज में आपके लिए होंगे और आज हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास में सभी बने रहें और ध्यान दें। क्लास में मैंने आपको बताया था कि गति में आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और गति के जो 3 समीकरण हैं ये चीजें पढ़नी है। इनको जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है? दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण और गति के 3 नियम यानी कि 3 समीकरण जो गति के हैं वो आपको पढ़ने हैं। इन सभी को क्लियर करने के बाद ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले वाले भाग में हमने दूरी और विस्थापन की जो कंसेप्ट थी वो पूरी तरह से सीख ली थी और उनको फिनिश कर लिया था। अब जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो वेग से करेंगे। किससे? वेग से नहीं, चाल से हम स्टार्टिंग करेंगे। किससे? चाल से। किससे स्टार्टिंग करेंगे? चाल से। चाल क्या होती है और किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये किस तरीके से आगे आने वाले टॉपिक में आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो चीजें हम देखेंगे। तो चाल क्या? चाल होती क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि चाल क्या होती है। तो बेसिकली चाल ये होती है कि आपने कितने समय में कितनी दूरी तय कर ली है, इसी को हम चाल कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है तो आपकी चाल कितनी है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल हो जाएगी। मतलब कि प्रति घंटे में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं वही आपकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। चाल क्या होती है? कितने समय में आपने कितनी दूरी तय की है वही क्या होती है? चाल होती है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जो भी बच्चे पढ़ाई में रहे हैं वो इस फॉर्मूले से जरूर परिचित होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है किसका? चाल का। यानी कि चाल क्या हुई? कितनी दूरी आपने कितने समय में तय की वही क्या होती है? चाल होती है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, बाइक जब आप चलाते हैं तो आप जब स्पीड में बाइक चलाते हैं तो अपने दोस्तों से आके बोलते होंगे कि मैंने आज 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाई थी। तो उसका क्या मतलब होता है? अगर मैं कहीं ये कह रहा हूं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैंने बाइक चलाई तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। अगर मैं कहीं ये कहता हूं कि मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाई तो इसका मतलब ये है कि मैं 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लूंगा। यानी कि कितना समय लूंगा 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में? 1 घंटा। और इसी समय के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो फिर मुझे 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 80 किलोमीटर की में 1 घंटा लग रहा है। तो चाल क्या हुई? दूरी कितनी तय की आपने कितने समय में, वही आपकी चाल होती है। क्या होती है? चाल होती है भैया। आशा करता हूं चाल आपको समझ में आई होगी। अब चाल की बात करते हैं कि चाल अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। क्या चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है? क्या है चाल? तो इस चीज के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे पूछूं दूरी सदिश राशि है या अदिश, तो आप बताएंगे भैया अदिश राशि है। फिर मैं आपसे पूछूं समय अदिश राशि है या सदिश, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। तो जब दूरी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है तो फिर चाल भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमें ये पता करना है कि चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये बताइए दूरी को कैसी राशि है? दूरी अदिश है या सदिश है? तो दूरी क्या हुई भैया? अदिश राशि हुई। क्या हुई? अदिश राशि। इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, ना ही समय में दिशा की आवश्यकता है। तो ये दोनों कैसी राशि हुई? अदिश। तो फिर इसका मतलब चाल भी क्या होगी? अदिश राशि होगी, क्योंकि चाल भी दूरी और समय पर निर्भर करती है। तो चाल को दूरी और समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यह एक अदिश राशि है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिंड कितनी धीमी या तेज गति से चल रहा है। तो चाल से आप किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं?
कि पिंड कितनी धीमी या कितनी तेज रफ्तार से चल रहा है, यानी कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, वही को हम उसको ही हम चाल बोलते हैं। अब एसआई मात्रक की बात करें किसकी, कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक निकालेंगे तो दूरी का क्या होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकंड, तो मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो यानी कि चाल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, चाल का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये है चाल का एसआई मात्रक। अब विमा की बात करते हैं किसकी, विमा, चाल की विमा क्या होगी, तो विमा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र, वो राशि किन किन व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर करती है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको क्या लिखना है कोष्टक में MLT लिख लेना है पहले, MLT। अब जो M है ये द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं हम, L लंबाई के लिए यानी कि दूरी के लिए, और T समय के लिए यूज करते हैं। विमा किसकी निकालनी है, चाल की निकालनी है। तो आप बताइए दूरी क्या L यूज होगी दूरी के लिए, तो यहाँ दूरी की पावर कितनी है, यानी कि L की पावर एक ही तो है, यहाँ पर दूरी की पावर क्या है एक ही। तो ऐसा तो है नहीं कि चाल बराबर दूरी स्क्वायर अपन समय स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं, एक ही पावर तो है। तो हम यहाँ पर एक पावर चढ़ाएंगे किस पर, L पर। अब एक जो पावर होती है वो कभी लिखी नहीं जाती, जैसे आपने कभी देखा होगा एक्स स्क्वायर, कभी x की पावर 1 लिखा देखा है, ऐसा नहीं, एक पावर होती तो उसे लिखते नहीं है, इस वजह से यहाँ ओनली L ही रहने देंगे। अब समय की पावर हम देखें तो समय नीचे है और इसकी पावर 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो समय की पावर क्या हो जाएगी -1, और समय के लिए यूज होता है t, तो t की पावर यहाँ पर -1 हो जाएगी। क्या m आपको इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, m यानी कि द्रव्यमान की कोई आवश्यकता है चाल के लिए, तो नहीं है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 0, तो m0 LT-1, ये किसकी विमा हो जाएगी, चाल की विमा हो जाएगी। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, सिंपल सा तरीका है निकालने का, आप निकाल सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाल को किस भौतिक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज होता है, किसका, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, जिसका चित्र भी आपको दिखाया गया है, ये क्या है स्पीडोमीटर है। चाल किसके द्वारा मापी जाएगी, तो स्पीडोमीटर, जो बाइक में भी आपने लगा हुआ देखा होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी किस भौतिक यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, कौन सा, ओडोमीटर। और स्पीड कौन सा मापेगा, स्पीडोमीटर। ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार निष्कर्ष देखते हैं, चाल क्या होती है, चाल ये चीज होती है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पिंड कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। विमा क्या होती है m0 L1T-1, ये इसकी विमा होती है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वेग। क्या है वेग। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले हम वेग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है यानी कि वेलोसिटी क्या होती है। तो मैं बेसिकली बताऊं तो वेग भी एक तरह की चाल ही होती है। क्या होती है, वेग चाल ही होती है। अगर मैं आपसे कहूं वेग क्या होता है, तो वेग किसी पिंड की चाल ही होती है। लेकिन फिर चाल में और वेग में अंतर क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चाल ही होती है वेग, जो वेग होता है वही क्या होती है चाल। लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों है, इनके बीच में अंतर क्या है, तो अंतर इसमें ये है, अगर मैं वेग का फॉर्मूला देखूं तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन और दूरी में तो आप अंतर जानते ही होंगे सभी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने दूरी और विस्थापन को अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो आप दूरी और विस्थापन के बीच में तो अंतर जानते ही होंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब इसमें क्या अंतर हुआ भैया, तो जब हमने चाल का ये पता लगाया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है सदिश राशि है, तो ये एक अदिश राशि आई थी। क्या आई थी, अदिश राशि आई थी, अदिश राशि। चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन हम इसी तरीके से वेग के बारे में पता करें तो क्या समय एक सदिश राशि है, जी नहीं, अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन तो एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, तो फिर वेग भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्या, सदिश राशि। तो ये अंतर निकल के आ गया भैया किसमें, चाल में और वेग में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए अदिश
यानी कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। यानी कि हम कह सकते हैं वेग चाल ही होता है, लेकिन ये चाल का सदिश रूप होता है। कौन सा रूप होता है? चाल का सदिश रूप होता है। वेग चाल का सदिश रूप होता है। क्यों? क्योंकि चाल में हम यहाँ पर दूरी कंसीडर करते हैं और वेग फाइंड करने के लिए यहाँ पर विस्थापन को कंसीडर किया जाता है। यानी कि वेग का फॉर्मूला होगा विस्थापन बटे समय और चाल का फॉर्मूला होगा दूरी बटे समय। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। वेग एक सदिश राशि है, ये कभी ना भूलें। चाल एक अदिश राशि है, ये अंतर है दोनों के बीच में। अब देखते हैं चाल का सदिश रूप है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चाल का सदिश रूप है वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है। चाल में मैंने आपको बताया था कि चाल के द्वारा हम किसी पिंड के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि कोई पिंड कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, यानी कि उसकी गति धीमी है या तेज है। उसी प्रकार हम वेग के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी चाल कितनी है, यानी कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, और साथ ही उसकी दिशा क्या है, ये भी हम वेग से पता लगा सकते हैं। तो वेग किन चीजों का वर्णन करेगा? वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करेगा। और चाल ओनली वस्तु की गति का वर्णन करती है। चाल ओनली वस्तु की गति का वर्णन करती है, जबकि वेग वस्तु की गति और दिशा दोनों का वर्णन करता है। ये चीज आप याद रखेंगे। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब बात आती है एसआई यूनिट की। किसकी? एसआई यूनिट की। तो आप देख रहे हैं वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकंड। यानी कि वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। भैया क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। ये है एसआई मात्रक वेग का। यानी कि जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का होता है, मीटर पर सेकंड। अब विमा की बात करें तो जब इनका ये सूत्र सेम है, इनका यूनिट सेम है, तो विमा भी क्या होगी? विमा भी सेम होगी, जो अभी हमने फाइंड की थी m0 l1 और t-1। ये क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। किसकी? वेग की। यानी कि वेग की भी यही विमा होगी और चाल की भी यही होगी। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार निष्कर्ष देखते हैं वेग क्या होता है। तो वेग एक प्रकार की चाल ही होती है, लेकिन यह चाल का सदिश रूप होता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि होता है। दूरी, चाल निकालने में हम दूरी का यूज करते हैं और वेग निकालने में विस्थापन का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, विमा m0 l1 t-1 होती है, और वेग एक सदिश राशि है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है जो आपको ये चीजें क्लियर करवा देगा कि वेग और चाल में एक्चुअल अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो एक बच्चा 2 घंटे में, ध्यान से देखना क्वेश्चन पढ़ना सभी, एक बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है, बच्चे की चाल और वेग ज्ञात करो। एक बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है, बच्चे की चाल और वेग ज्ञात करो, क्या होगा। तो देखिए ये कोई बच्चा है और इसको यहां से अपने स्कूल तक पहुंचना है। कैसी दूरी? कैसी है? सीधी रेखा में है दूरी। क्या है? सीधी रेखा में दूरी है। दूरी किस प्रकार की है? तो सीधी रेखा में है। अब हम देखें तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी चली है। अगर मैं आपसे स्पीड की बात करूं कि बच्चे की स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए दूरी कितनी तय की? 10 किलोमीटर। समय कितना लगा? 2 घंटे। तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। चाल क्या आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गई इसकी चाल। अब वेग की बात करें, किसकी? वेग की। तो वेग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब यहां आपको एक पिछली क्लास की बात याद होनी चाहिए, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम गति सीधी रेखा में गति करेंगे, किसमें? सीधी रेखा में गति करेंगे, तो उस समय पर विस्थापन और दूरी समान होगी। विस्थापन और दूरी समान होगी उस कंडीशन में। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि यहां पर दूरी और विस्थापन समान होगा, क्योंकि बच्चे की गति कैसी है? सीधी रेखा में गति की है। यानी कि विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट। तो सीधी रेखा में भैया कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। जब आपको सीधे सीधे यहां पहुंचना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट रास्ता है।
तो इस कंडीशन में विस्थापन भी कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। और समय भी कितना, समय कितना लगा है, 2 लगा है। तो यानी कि वेग भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपने अभी देखा था कि मैंने आपको वेग का मात्रक और स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड बताया था। अब यहाँ पर चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में आई है। तो आपको यहाँ एक डाउट आ रहा होगा, क्या भैया हम ऐसा कर सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकें यानी कि चेंज कर सकें? तो बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड है, इसको भी सीख लीजिए। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को, किसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। किससे, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना होगा। तो ये चीज आप याद रखें, इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है त्वरण। क्या है त्वरण? त्वरण एक्सीलरेशन यानी कि क्या, त्वरण क्या होता है? अभी इससे पहले हम चाल और वेग को समझ के आए हैं, अच्छी तरह से हमने वेग और चाल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण बेसिकली वेग के परिवर्तन की दर होती है। क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है। अब दर का क्या चक्कर है, दर क्या होती है? तो आप एक चीज यहां पर नोट करेंगे कि जब भी दर शब्द आएगा, क्या आएगा, दर, दर कहीं भी आएगी तो दर का मतलब होता है किसी चीज में समय का भाग लगा देना। अगर मैं आपसे कहूं कि चाल वेग की दर बताओ, तो वेग में आपको समय का भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय का भाग। यानी कि जहां भी दर की बातें होंगी तो वहां समय का भाग लगेगा, बस इतना समझ लीजिए आप। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? त्वरण की। त्वरण वेग में होने वाली परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यानी कि वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ वही त्वरण होता है। कितने समय में वेग में कितना परिवर्तन हो गया, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की सहायता लेते हैं। जैसे कि आप किस बाइक पर यहां से चले, ये कोई बाइक है आपकी, ये आप यहां से बाइक के माध्यम से, साइकिल टाइप की बन गई है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये बाइक नहीं है, आपको यहां से जाना है, इस तरीके से आप चल रहे हैं। अब यहां से जब आप चलना प्रारंभ करेंगे, जब आप यहां से बाइक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, चाल आपकी कम होगी। हो सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो, लेकिन जैसे ही आप यहां से अपना रिदम बना लेंगे, एक बार यहां से निकल जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपनी बाइक का एक्सीलेटर क्या करोगे, बढ़ाओगे, यानी कि अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे। तो अब यहां हम समझते हैं त्वरण क्या होता है। जैसे कि यहां आपने 0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टार्ट किया होगा और आगे बढ़ते बढ़ते आपकी स्पीड हो गई होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम थोड़ी देर बाद और देखें, आपको जो रास्ता है वो साफ मिला, रोड एकदम मस्त बना हुआ था अच्छे तरीके से, तो आपने क्या किया, अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर और ज्यादा खींच दिया। तो अब यहां से आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब भैया त्वरण बताओ कितना होगा। अब इसमें त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। यानी कि यहां आपका वेग था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां आपका वेग था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि मैं इसका 10 - 30 बटे आपको इस वेग परिवर्तन में कितना समय लगा उस चीज में देखूं तो वो क्या होगा, त्वरण होगा। जैसे कि मान के चलो आपको इसमें 1 घंटा लग गया, क्या लग गया, 1 घंटा या 2 घंटे लग गए, आपको 2 घंटे इसमें लग गए। तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो 10 - 30 कितना परिवर्तन हुआ, 30 - 10 20 का परिवर्तन हुआ, समय लगा 2 घंटे का, तो आपका त्वरण हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। ऐसा ही मात्रक की अभी बात करेंगे हम क्या होता है। तो आपको समझ में आया होगा त्वरण क्या होता है। कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है, वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसमें अगर हम समय का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसमें समय का भाग लगा दिया जाए तो त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। बस इतना याद रखना है। ऐसा ही मात्रक की बात करें किसकी, ऐसा ही होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, क्या, वेग परिवर्तन बटे समय, बटे समय, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का। इसे आप नोट करेंगे। अब हम ऐसा ही मात्रक निकालेंगे इसी के माध्यम से। तो वेग का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर पर सेकंड
और 1 और सेकंड आ गई नीचे, समय का भी सेकंड होगा, तो ये वाली सेकंड कहाँ पहुंच जाएगी, इस वाली सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो त्वरण का मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है। अब विमा की बात करें, किसकी, विमा की, तो विमा के लिए पुस्तक लगाएं एम एल और टी। अब इसमें आप देखें टी की पावर कितनी है, ऊपर जाके -2 हो जाएंगी, तो यहाँ -2। एल की पावर कितनी है, 1 है, लिखनी नहीं है। एम द्रव्यमान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 0 लिख देंगे। तो m0 LT-2 ये क्या होगी, विमा होगी त्वरण की। आशा करता हूं त्वरण आपको समझ में आया होगा। त्वरण एक बार निष्कर्ष देखते हैं क्या होता है। तो त्वरण वेग में परिवर्तन, कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ, इसी को हम त्वरण कहते हैं। कितनी देर में आपने अपनी बाइक की या अपनी कार की स्पीड कितनी बढ़ा ली, वही आपका त्वरण है, वही आपका त्वरण है। कितने समय में आपने अपनी बाइक की स्पीड कितनी बढ़ा दी, वही क्या है, वही त्वरण होता है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये एक एग्जांपल है जिसकी सहायता से आप अच्छी तरह से त्वरण को क्लियर कर लेंगे, त्वरण की कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। 150 किलोग्राम की एक वस्तु 5 सेकंड में, 150 किलोग्राम की कोई वस्तु है, क्या है, ये कोई वस्तु है 150 किलोग्राम की है। वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ये कोई वस्तु है, ये पहले 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। क्या हो रहा है, ये चल रही है, आगे किसी पथ पर चल रही है, तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रही थी। लेकिन 5 सेकंड के बाद ही, कितनी, 5 सेकंड के बाद ही इसका वेग कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया, 16 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि जब ये यहां पहुंची तो वेग कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ कितना था, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड था। तो त्वरण बताइए कितना होगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग परिवर्तन कितना हुआ भैया, 6 से कितना बढ़ गया, 16 हो गया, तो 10 बढ़ा कि नहीं, 10 बढ़ गया भैया वेग। कितना समय लगा, 5 सेकंड लगी, तो क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड। ये आपका त्वरण आ गया, सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऐसा ही मात्रक मैंने अभी आपको बताया, क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी त्वरण की माप आएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगी, क्योंकि ये वेग है, वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, नीचे समय का भाग लगता है, तो वो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इस वजह से। अब आप कहेंगे भैया इसमें 150 किलोग्राम का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, तो वो ऐसे ही आपको एग्जामिनर भ्रमित करना चाहता है, इसको देकर इससे आप माइंड ना करें। त्वरण निकालने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। वेग परिवर्तन कितना हुआ। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट और सीखनी है। जब भी यहाँ पर क्या हुआ कि वेग बढ़ गया, क्या हो गया, वेग बढ़ा है, जैसे 6 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद 16 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कार 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही हो, क्या 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही हो, और अगर रास्ते में कहीं ट्रैफिक आ जाए तो आपको स्लो भी तो करनी पड़ सकती है। अब 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी तो आप चला सकते हैं। उसकी स्थिति में त्वरण क्या होगा, तो वहां हम क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो वेग परिवर्तन होता है उसे हम माइनस में व्यक्त करेंगे। जैसे 16 से 10 हो गया, तो -6 लिखेंगे हम ऊपर, क्या लिखेंगे, -6। समय 5 सेकंड लगा, क्या लगा, 5 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे, इसमें आपको इतना कम होने में 3 सेकंड लगेंगे, तो 3 सेकंड आप नीचे लिखोगे। अब आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें जो माइनस का चिन्ह है, क्या है, माइनस का जो साइन है वो हमें ये बता रहा है कि किसी पिंड की वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर हम इस त्वरण को देखते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से जो त्वरण है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मतलब कि जो कार है उसकी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। और जब माइनस का चिन्ह होगा तो हम समझेंगे कि जो कार है उसकी गति धीमी हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है। माइनस का चिन्ह हमें क्या बताता है, तो हमें मंदन के बारे में बताया जाता है। किसकी में, मंदन। जब वेलोसिटी कम होती है किसी कार की या बाइक की या किसी पिंड की, तो उसे क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, मंदन। और मंदन वाली कंडीशन में वेग परिवर्तन किस में आता है, माइनस में आता है। ये चीज आप याद रखेंगे। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद इस चैप्टर में मात्र गति के समीकरण शेष रह गए हैं जिनको हमें जानना है। तो जो गति के समीकरणों का प्रतिपादन किया था वो आइजैक न्यूटन ने किया था, जिनका आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं।
कई बार आपने इनके बारे में सुना भी होगा। तो आइजैक न्यूटन द्वारा ये गति के समीकरण दिए गए थे। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर अंतिम वेग, यहाँ पर u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण और s बराबर विस्थापन। ये आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज क्लास लेने के बाद ये फॉर्मूला है जो तीनों गति के समीकरण हैं, ये आपको याद करने हैं, अच्छी तरह से याद करने हैं। और इसमें आपको ये चीज भी देखनी है कि v बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है, इन चीजों को शामिल करके आपको ये याद करनी है। इनका यूज क्यों होता है, तो भैया त्वरण फाइंड करने के लिए, वेग फाइंड करने के लिए, या विस्थापन फाइंड करने के लिए, इन सभी चीजों को फाइंड करने के लिए इनका प्रतिपादन किया गया था। और इन्हीं के बेसिस पर आपकी परीक्षा में छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं और इन पर आधारित कई प्रश्न भी बन जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करने वाले हैं। भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, इन पर आधारित कई न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, उन सभी को हम कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।